नमस्कार। आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि का संबंध हमारे सोच, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता से है। ये विषय न केवल मनोविज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। इस वीडियो में हम बुद्धि की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, विभिन्न सिद्धांतों और बुद्धि के मापन तक हर पहलू को विस्तार। बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने, सीखने और निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारतीय दर्शन में मनुष्य के अंतःकरण के तीन अंग माने गए हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। मन इच्छाओं और इंद्रियों को जोड़ता है, जबकि बुद्धि ज्ञान को छांटकर अहंकार से जोड़ती है और अंत में सूक्ष्म शरीर तक पहुंचाती है। जब भी व्यक्ति को किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है तो बुद्धि बुद्धि की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। सबसे पहले बोरिंग ने 1923 में कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण से मापी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की क्षमता, नए अनुभवों में ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता और वातावरण के साथ समायोजन की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। कुछ ने इसे अमूर्त चिंतन की क्षमता बताया तो कुछ ने बुद्धि की प्रमुख परिभाषाओं में वेशलर ने 1939 में कहा कि बुद्धि एक समुच्चय योग्यता है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कशीलता से सोचता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। पिंकिंघम ने इसे सीखने की योग्यता बताया, जबकि स्टर्न ने इसे सामान्य योग्यता के रूप में देखा। कॉग्निंग के अनुसार यदि व्यक्ति ने वातावरण बुद्धि की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यह जन्मजात शक्ति है, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता देती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित करती है, पुराने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता देती है और विभिन्न मानसिक गुणों का समूह होती है। बुद्धि व्यक्ति को समस्याओं के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और विवेकपूर्ण। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप और कार्य करने के तरीके को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कारकीय सिद्धांत और प्रव्योन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांतों में यह बताया गया है कि बुद्धि किन किन कारकों का योग है, जबकि प्रव्योन्मुखी सिद्धांतों में बुद्धि को बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में समझा गया है। आगे के दृश्यों में कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह आते हैं। पहला समूह, जिसे पंड कहा जाता है, मानता है कि किसी भी संज्ञानात्मक कार्य के निष्पादन का आधार प्राथमिक सामान्य कारक होता है। दूसरा समूह विभाज्य कहलाता है, मानता है कि बुद्धि कई पृथक मानसिक क्षमताओं का योग है जो लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। थर्स्टन, गिलफोर, गार्डनर आदि विभाजक। पीरमैन ने 1904 में विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है: सामान्य जी कारक और विशिष्ट एस कारक। पूर्णराम, सामान्य कारक हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होता है और यह जन्मजात होता है। विशिष्ट कारक हर मानसिक कार्य के लिए अलग अलग होता है और इसका विकास प्रशिक्षण और अनुभव से किया जा सकता है। इनके अनुसार सामान्य कारक प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता है जो जन्मजात होती है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपरिवर्तित रहती है। वहीं विशिष्ट कारक एस प्रत्येक मानसिक कार्य के लिए आवश्यक विशेष योग्यता है जो अलग अलग कार्यों में भिन्न होती है। इस कारक का विकास प्रशिक्षण और अनुभव से संभव है। इस प्रकार बुद्धि के विकास में तो स्टन ने बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की। उन्होंने जी और एस कारकों को अस्वीकार करते हुए मानसिक प्रक्रियाओं को करने का एक सामान्य प्रधान कारक बताया। थर्स्टन ने 7 प्रमुख क्षमताओं का वर्णन किया: शब्दीकृत क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, गणनात्मक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। इन क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति की थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की 7 प्रमुख क्षमताएं हैं: शब्दीकृत क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, गणनात्मक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। शब्दीकृत क्षमता शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की योग्यता है, जबकि शब्द प्रवाह क्षमता दिए गए शब्दों में से असंबंधित शब्दों को सोचने और अलग करने की योग्यता है। इसी तरह अन्य क्षमताएं भी व्यक्त होकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थांडाइक ने 1926 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संज्ञानात्मक क्रियाओं में सहसंबंध का कार्य जी कारक नहीं करता, बल्कि इनमें कई उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। जिन क्रियाओं में जितने अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे उनके बीच सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। कुछ मानसिक कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ तत्व कम होते हैं। विमी सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने 1967 में किया। इसे बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कुछ प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं की संरचना है। उन्होंने बुद्धि के तत्वों को 3 आयामों में विभाजित किया: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। संक्रिया से तात्पर्य मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से है, विषय वस्तु उस क्षेत्र से है जिसमें संक्रिया। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में विभाजित किया: मूल्यांकन, चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख और संज्ञान। विषय वस्तु के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा: दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, शब्दिक और व्यवहारिक। उत्पादन के आधार पर 6 भाग: इकाई, संबंध, पंक्तियां, रूपांतरण, आशय आदि। इस प्रकार बुद्धि की संरचना को त्रिविमीय रूप में एटेल ने बुद्धि को 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया: तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, और ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। पूर्णराम तरल बुद्धि आनुवंशिक और तात्कालिक ज्ञान होती है,
जबकि ठोस बुद्धि जीवन के अनुभव से अर्जित होती है। तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में अधिक होता है, जबकि ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में भी जारी रहता है। बुद्धि वह योग्यता है जो व्यक्ति को नई समस्याओं को हल करने, तर्क करने और नए संबंधों को समझने में मदद करती है। ये मुख्यतः आनुवंशिक होती है। वहीं ठोस बुद्धि वह ज्ञान है जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त करता है, जैसे भाषा, सामान्य ज्ञान आदि। ठोस बुद्धि का विकास जीवन भर चलता रहता है, जबकि तरल बुद्धि किशोरावस्था के बाद स्थिर हो जाती है। कार्नर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुकार की होता है। उन्होंने सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं या बुद्धियां मानी। भाषाएं, तार्किक गति, स्थानिक, शारीरिक गतिशील, संगीत में, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। हर व्यक्ति में ये क्षमताएं अलग अलग मात्रा में होती हैं, जिससे उसकी योग्यता का निर्धारण होता है। कार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पहली है भाषाई बुद्धि, शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता। दूसरी है तार्किक गति, बुद्धि तर्क करने और गणितीय समस्याएं हल करने की योग्यता। तीसरी है स्थानिक बुद्धि, स्थान विशेष को पहचानने की क्षमता। चौथी है शारीरिक गतिशील बुद्धि, शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण। पांचवी है संगीत में बुद्धि, संगीत में तारत और लय को समझने की। व्यवमुखी सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या विभिन्न कारकों के रूप में न करके बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। व्यक्ति जब किसी समस्या का समाधान करता है या सोचता है, तो वह इन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। याजे ने 1920-30 के दशक में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है, वैसे वैसे उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। प्यारी ने 4 अवस्थाएं बताई: संवेदी गतिक, प्राक प्रचालनात्मक, मूर्त प्रचालनात्मक और औपचारिक प्रचालनात्मक। हर अवस्था में बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता विकसित। याजे के अनुसार पहली अवस्था है संवेदी गतिक, जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें बच्चा वस्तुओं को समझना शुरू करता है। दूसरी है प्राक प्रचालनात्मक, 2-7 वर्ष, जिसमें भाषा और प्रतीकों का विकास होता है। तीसरी है मूर्त प्रचालनात्मक, 7-11 वर्ष, जिसमें तर्क और वर्गीकरण की क्षमता बढ़ती है। चौथी है औपचारिक प्रचालनात्मक, 12-15 वर्ष, जिसमें अमूर्त और अपसारी चीज। टर्नबर्ग ने 1985 में बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में बताया। उन्होंने सूचना संसाधन हेतु व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली 5 प्रक्रियाएं बताईं: कोरिंग, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुवृत्ति। इन प्रक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है। टर्नबर्ग के त्रिउपसिद्धांत में 3 उपसिद्धांत हैं: स्वतंत्र, अनुभवजन्य और घटक। स्वतंत्र उपसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है। अनुभवजन्य उपसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बदलते परिवेश के साथ स्वयं में परिवर्तन लाता है। घटक उपसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में अमूर्त चिंतन और सूचना संसाधन की क्षमता होती है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के मापन के लिए मानसिक आयु और तैवथक आयु की अवधारणा दी। तैवथक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, जबकि मानसिक आयु वह है जिसमें व्यक्ति सामान्य मानसिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। यदि किसी 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि औसत से कम मानी जाएगी। बुद्धि का मापन करने के लिए सबसे पहले बिने और साइमन ने 1905 में बुद्धि परीक्षण विकसित किया। टर्मेन ने 1916 में मानसिक आयु और तैवथक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करके बुद्धिलब्धि आयु ज्ञात करने का नियम दिया। यह सूत्रपंथ 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। टर्मेन के अनुसार बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु स्लैश तैवथक आयु 100। यदि मानसिक आयु तैवथक आयु से कम है, तो व्यक्ति मंदबुद्धि कहलाता है। यदि दोनों बराबर हैं, तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है। और यदि मानसिक आयु तैवथक आयु से अधिक है, तो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। क्यू के स्तर के अनुसार 140 या उससे अधिक प्रतिभाशाली, 120 139 अति श्रेष्ठ, 110 119 श्रेष्ठ, 90 109 सामान्य, 80 89 मंद, 70 79 सीमांत मंदबुद्धि, 60 69 मंदबुद्धि, 20 59 हीनबुद्धि और 20 या उससे कम जड़बुद्धि मानी जाती है। यह वर्गीकरण बच्चों की मानसिक योग्यता के मूल्यांकन में सहायक है। बुद्धि का महत्व हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अत्यंत है। यह हमें समस्याओं के समाधान, तर्कशीलता, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझकर हम अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का विशेष महत्व है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की बुद्धि के स्तर को समझकर उन्हें उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। इससे बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। समाज में बुद्धिमान व्यक्तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे समाज में नवाचार, नेतृत्व और विकास के सूत्रधार होते हैं। बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। करियर के चुनाव और सफलता में भी
बुद्धि की भूमिका अहम है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। अपनी क्षमताओं को पहचान कर व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त करियर का चयन कर सकता है और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। बुद्धि का विकास बचपन से ही शुरू हो जाता है। उचित पोषण, शिक्षा, अनुभव और सामाजिक वातावरण बुद्धि के विकास में सहायक होते हैं। बच्चों को विविध अनुभव देने से उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं और वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। रचनात्मकता बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये व्यक्ति को नए विचार सोचने, समस्याओं का अनूठा समाधान खोजने और नवाचार करने की क्षमता देती है। रचनात्मकता के विकास के लिए खुले वातावरण, प्रोत्साहन और विविध अनुभव जरूरी है। बुद्धि का संबंध केवल तर्क और ज्ञान से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी है। भावनात्मक बुद्धि व्यक्ति को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। यह सामाजिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्धिमान व्यक्ति तर्क, अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही निर्णय लेता है। यह क्षमता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। समस्या समाधान की क्षमता भी बुद्धि का अभिन्न हिस्सा है। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का विश्लेषण करता है, विकल्पों पर विचार करता है और सबसे उपयुक्त समाधान चुनता है। यह योग्यता व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में आवश्यक है। बुद्धि व्यक्ति को बदलते वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता देती है। यह योग्यता व्यक्ति को नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने और सफल होने में मदद करती है। सामाजिक संबंधों में बुद्धि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझकर सकारात्मक संबंध बनाता है। यह योग्यता टीम वर्क और नेतृत्व के लिए आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बुद्धि आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है, तनाव का प्रबंधन करता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। यह समग्र विकास के लिए जरूरी है। बुद्धि के परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट बनाए गए हैं। इनमें मौखिक, लिखित, चित्रात्मक और प्रदर्शन आधारित परीक्षण शामिल हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण से बच्चों की क्षमताओं का पता चलता है, जिससे उन्हें उपयुक्त शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ये विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान में भी सहायक है। हर परीक्षण की तरह बुद्धि परीक्षण की भी कुछ सीमाएं हैं। ये सभी प्रकार की बुद्धि को नहीं माप सकते और सांस्कृतिक, भाषाई भिन्नताओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए परिणामों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। बुद्धि का समग्र दृष्टिकोण यह है कि यह एक जटिल और बहुआयामी संकल्पना है। इसमें तर्क, रचनात्मकता, अनुभव, भावनाएं और सामाजिक कौशल सभी शामिल हैं। बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। बुद्धि के विकास के लिए निरंतर सीखना, नए अनुभव लेना, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे सवाल पूछें, खोजें और अपनी रुचियों का विकास करें। आज हमने बुद्धि के विभिन्न पहलुओं, सिद्धांतों, मापन और महत्व को विस्तार से जाना। बुद्धि न केवल हमारी सोचने समझने की क्षमता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। बुद्धि के विकास के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद।